नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की पिटीशन नहीं थी। इसमें कॉमन कॉज, जिसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ट्रस्टी हमारे साथ है अंजलि, कॉमन कॉज वो को पिटिशनर, और मैं इसको साफ करना चाहता हूँ कि सिर्फ एडीआर से काम नहीं है, इसमें कॉमन कॉज भी शामिल था और बहुत से लोग शामिल थे। तो अगर जो भी हुआ है, जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको तो आप देख रहे हैं, बहुत से लोग हमारे पीछे थे जो इसमें शामिल हैं। मैं चाहता हूँ उनके लिए भी हम लोग सब शुक्रिया अदा करें। और सबसे खास एक आदमी जो यहाँ नहीं है वो है कमोडोर लोकेश बत्रा। उन्होंने बहुत मेहनत की है और मैं चाहता हूँ उनका नाम भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। दूसरी बात, one thing which I want to clarify is how did this petition come about? The electoral bond scheme was announced on the 1st of February 2017. जिस दिन ये अनाउंस हुआ उसी दिन समझ में आ गया था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो हम लोगों ने प्रशांत जी की मदद से और कॉमन कॉज के साथ देखे सितंबर 2017 में पिटीशन फाइल की। स्कीम नोटिफाई हुई 2018 में, जाके फाइल पहले हो गया था। तो फाइल हो गई और वो स्कीम कोर्ट में मामला चलता रहा। जब वो और इन्फॉर्मेशन आई नोटिफिकेशन के बाद तो पता लगा और भी गहरी बातें हैं, और जो अंजलि जी ने और लोकेश जी ने निकाला और नितिन जी ने उसका चिट्ठा साफ किया, उससे तो बहुत बड़ी आंखें खुली। तो वो चलता रहा। 2019 में इलेक्शन आया। हमने उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दी कि इसको जरा जल्दी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पर ज्यादा गौर नहीं किया। इलेक्शन आया 2019 का और चला गया। किसी ने ये नहीं कहा कि पिटीशन का इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा। उसके बाद जब जब कुछ कुछ हुआ तो हमने, प्रशांत जी बैठे, हमने 5 एप्लीकेशन दायर की। 2 तो स्टे के लिए थी और 3 थी अगली हियरिंग के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 हियरिंग हमारी की, एक 2019 में, एक 2022 में, लेकिन वो सब्सटैंटिव हियरिंग नहीं थी, देवर परफेक्टरी हियरिंग। फाइनली the court decided to take it up in October 2023 and it reserved its judgment on November 2, 2023. Now, the comment I want to make is the court could have taken it up in 2018. अगर कोर्ट इसको 2018 में सुन लेती तो शायद हम इस वक्त 5 की बात कर रहे होते, लेकिन अब हम कर रहे हैं 18,000 करोड़। दूसरी बात, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा 2 नवंबर 2023 को। अगर वो ये फैसला 1 जनवरी 2024 को सुना देते तो शायद कुछ और काम हो जाता इलेक्शन से पहले। ये भी हो सकता था कि कोर्ट इसका फैसला 4 जून 2024 को सुनाती। हमें नहीं पता कोर्ट ने ये क्यों सुनाया 15 फरवरी को। लेकिन जिस दिन से ये सुनाया गया है, ये पूछा जा रहा है, खासतौर पे मैं अपनी तरफ से ये कहता हूं कि इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि हमने ये चुनाव के लिए फाइल नहीं की, हमने ये राजनीति में, राजनीतिक चर्चा में स्वच्छता लाने के लिए दायर की थी। और मेरे पास हमारी प्रेयर की कॉपी है, उसमें ये था कि इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए और जो कानून 4-5 बदले गए हैं उनकी अमेंडमेंट को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जाए। ये जो सूचना बाहर निकली है डिटेल, ये मैं सुप्रीम कोर्ट को श्रेय देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी मर्जी से की है। और ये सुप्रीम कोर्ट की दूरदर्शिता की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने सोचा सिर्फ स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल रखने से क्या होगा जब तक ये सूचना बाहर नहीं निकलेगी। और सुप्रीम कोर्ट की जो इसमें सख्ती है वो सबने देखी पिछले 4-5 दिन में। स्टेट बैंक ने कितनी दफा क्या कहा और कितनी दफा क्या हुआ। तो इसका इलेक्शन पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा हमें नहीं पता, ना हमारी इच्छा इलेक्शन को अफेक्ट करने की है। हम राजनीतिक पारदर्शिता चाहते हैं, इससे राजनीतिक पारदर्शिता जरूर होगी, उसमें कोई शंका नहीं है। इसमें से जो बातें निकली हैं, नितिन ने आपको बहुत कुछ बताया, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, द कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस which all of us knew, but there was no proof। इस मामले के बाद कोई मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में ये तो कह नहीं सकता कि
ये पॉलिटिकल कॉर्पोरेट नेक्सस नहीं है। और अगर कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस है तो जो गरीब आदमी हैं उनका क्या होगा, उनकी वोट का क्या फायदा है। तो देयरफॉर दिस इज अ मेजर इंप्रूवमेंट टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। और इसमें अभी बहुत काम बाकी है। बहुत तो नितिन जैसे लोग भी कर रहे हैं, आपकी सब चैनल वाले भी कर रहे हैं, अखबार वाले भी कर रहे हैं, एक बड़े छोटे तौर पे हम भी कर रहे हैं क्योंकि हम बड़ी छोटी सी संस्था है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि आगे क्या काम बाकी है, फिर उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कमोडोर बत्रा ने स्टेट बैंक से पूछना शुरू किया कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड छपवाने पे कितने पैसे खर्च होते हैं। कमोडोर बत्रा बड़े काम के आदमी है, तो उन्होंने बार बार पूछा और ये समझ में आया कि कई करोड़ रुपए के खर्चे, ये बॉन्ड छापने में खर्चा लगा। वो खर्चा किसने दिया? बत्रा जी ने वो भी पूछा। वो खर्चा वित्त मंत्रालय ने दिया। जब आप बैंक में जाते हैं ड्राफ्ट बनवाने तो आपको मुफ्त में तो कहीं मेरे ख्याल में तो नहीं मिलता होगा, कमीशन देना पड़ता है। कुछ भी काम वो चेकबुक लेनी है तो कमीशन। इलेक्टोरल बॉन्ड छपने का और हैंडलिंग चार्जेस जितने स्टेट बैंक के थे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जो पैसा है वो मेरे ख्याल में हम सबका है, जनता का पैसा। राजनीतिक दलों को कंपनियां चंदा दे रही हैं, उसको करवाने के लिए जो खर्चा है वो हम लोग दे रहे हैं। ऐसी चीजें अभी बहुत निकलनी बाकी है। ये एक ही उदाहरण दे रहा हूं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस डेटा को खंगालिए और बड़ी पतली छलनी से खंगालिए। ऊपर की बातें जो अभी निकल रही हैं ये तो बिल्कुल वो अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, वह उसने 1,000 दे दिया, उसने 6,000 दे दिया, लेकिन इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। उसमें शायद 5-10 साल लगेंगे। मैं 5-10 साल शायद नहीं रहूंगा, लेकिन आप मैं देख रहा हूँ बड़े नौजवान लोग हैं, तो सबको इसमें जुड़ना है और इसको जड़ तक ले जाना है। थैंक यू। मैं अपनी बात ये कहकर शुरू करना चाहूंगी कि जो ये जजमेंट आई है वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री है हम सभी लोगों के, देश में जो भी नागरिक हैं हम सभी के सूचना के अधिकार के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत ने, कपिल सिब्बल जी वो हमारे साथ शायद अभी जुड़ेंगे, इस पूरी बात को रखा, चर्चा की उस पे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट दी है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को गैर संवैधानिक बताया गया है और उसके साथ उसको लाने के लिए जो तमाम कानूनों को बदला गया था उसे गैर संवैधानिक बताया गया है, वो इसी बिना पे बताया गया है कि ये हमारे जानने के हक को, वोटर के जानने के हक का हनन करती थी ये स्कीम, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और सीधी बात यही है कि हम जब शुरू से कहते हैं, एडीआर हो, एनसीपीआरआई हो, तमाम संस्थाएं हैं जो कहती हैं, जो मूवमेंट है राइट टू इंफॉर्मेशन की, कि हम कहते हैं कि पॉलिटिकल करप्शन जो है वो फाउंटेन हेड है हमारे देश में भ्रष्टाचार का। और वो इसीलिए होता है क्योंकि जो कंपनियां हैं वो पैसे देती हैं, अपने फायदे के लिए चंदा देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, जिससे कि वो अपने फायदे का काम करा सके, ना कि जनहित का काम कराएं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है उसमें वही कहा उन्होंने कि जो चंदा दिया जाता है, बड़ा चंदा दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को कंपनियों द्वारा, कंपनियां अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए चंदा दे रही हैं। इसलिए क्विड प्रो को की बात करी सुप्रीम कोर्ट ने। और अगर हम देखें कि क्विड प्रो को क्या है, वो एक तरह से हाईएस्ट बिगेस्ट टिकट करप्शन की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि जो सूचना सारी बाहर निकलती आई है उसमें स्पष्ट है कि 95% के करीब जो बॉन्ड्स हैं वैल्यू टर्म्स में वो 1 करोड़, मतलब सबसे हाई डिनोमिनेशन के बॉन्ड्स बिके। और आज जब सूचना बाहर आई है, सारी सूचना नहीं आई है बाहर, लेकिन जो सूचना बाहर आई है
उसमें ये समझ आ रहा है कि किस तरह से कंपनियों ने, बड़ी कंपनियों ने और छोटी कंपनियों ने चंदा दिया है, पार्टीज को चंदा दिया है। और आज आप और हम उस सूचना के साथ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं और कुछ अभी कोशिश जारी है कि ये किस कारण से चंदा दिया गया था, क्विड प्रो को क्या था, तो कंपनियां क्या चाह रही थी और जो पावर में पार्टीज बैठी हैं वो पैसा लेकर उनके लिए क्या कर रही थी। अब अगर हम लोग सूचना को देखें जो हमारे सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट से काम कर रहा है, बड़ा सवाल। दूसरी चीज, ईडी सीबीआई हमारी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज है जिनका काम है निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन करना। अगर ये पता चल रहा है कि ईडी सीबीआई के छापे पड़ने के अराउंड ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दिए जाते हैं उन लोगों के द्वारा जिनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं, तो ये उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर प्रशांत जी बात भी करेंगे कि हु इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द इन्वेस्टिगेटर्स, क्योंकि उनको भी तो पूरा क्या रोल था इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और अगर आप देखें, हम सुप्रीम कोर्ट को आज कह रहे हैं कि बहुत अच्छा जजमेंट आया है, लेकिन क्या इस जजमेंट को आने में 7 साल लगने चाहिए थे? एक जनरल इलेक्शन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसे के साथ 2019 में हुआ, फिर इतने स्टेट इलेक्शंस हुए हैं इस चंदे के साथ, जो कि पूरी तरह से देश में लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और अब जब ये जजमेंट आया है, बिल्कुल एक और चुनाव सामने है, जो पैसे बटोरे जाने थे वो बटोरे गए हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आज नहीं सवाल उठ रहा कि इतना समय इतनी जरूरी जजमेंट देने में क्यों लगा? और ये सवाल भी हमें पूछते रहना होगा। और मैं केवल एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगी कि आज हम कह रहे हैं कि हर तरह से जो लोकतंत्र है उस पर प्रहार चल रहा है। और अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनको कि गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज जब दिल्ली चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी की बात हुई, रिमांड की बात हुई, तो कोर्ट के अंदर ये कहा गया, उनके अप्रूवर का नाम लिया गया शरद चंद्र रेड्डी जो हैं। और अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड में जो डेटा निकला है उसको अगर हम देखेंगे तो शरद चंद्र रेड्डी जो है उनकी औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड करके कंपनी है। और वो दिख रहा है उस पूरी सूचना जो बैठ के अब सारे जर्नलिस्ट जिसको देख रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए उनकी कंपनी ने चंदे में दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू 5 दिन बाद जब वो अरेस्ट हुए उसके। और उसके बाद भाजपा को वो पैसे गए। तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी खरीद के उन्होंने दे दिए, भाजपा को चंदा दिया। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में बेल जब उन्होंने अप्लाई करा बेल लेने के लिए, मई 2023 में उनको बेल दे दी गई। लेकिन इसमें जरूरी बात क्या है, ईडी ने बेल को अपोज नहीं किया। आप खुद सोचिए कितने केसेस हैं जिसमें ईडी बेल को अपोज नहीं करता है। ईडी ने बेल को अपोज नहीं किया, मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल दी गई। जो हमें समझ में आई है बात अभी तक, इसकी आप लोग और पुख्ता सूचना निकालिए, उनकी कमर लोअर बैक में दर्द था, ये मेडिकल ग्राउंड था और उन्हें बेल दी गई। ईडी ने उस बेल को अपोज नहीं किया। और फिर जून 2023 में, 1 महीने के बाद रफली, वो अप्रूवर टर्न हुए, उन्हें पार्डन मिल गया और 25 करोड़ के बॉन्ड और खरीद के चंद ही दिन बाद उनकी कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को दिए। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी बॉन्ड की जो इंफॉर्मेशन सामने आई है, ये सारी सूचना को बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है और जोड़ने की जरूरत है कि हमारे लोकतंत्र में आज क्या हो रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशंस की क्या कहानी बता रही है ये, और जो हम देश में होता हुआ देख रहे हैं वो कैसे इन सब चीजों से, खेल के पैसे से जुड़ा है। शुक्रिया। देखिए, ये समझने की जरूरत है कि क्यों हम इस इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को आज स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला कहते हैं। देखिए,
2G का एक घोटाला हुआ, भाई साहब कोयले की खदानों का, कोलगेट का घोटाला हुआ। उसमें क्या था? उसमें यह था कि बिल्कुल आर्बिट्ररी तरीके से 2G के लाइसेंस दे दिए गए और कोयले की खदानें दे दी गई। उस केस में मनी ट्रेल नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या निकल कर आया है? देखिए, हम लोगों ने थोड़ी अभी प्रिलिमिनरी क्विक एनालिसिस करी है, और क्योंकि आधा इलेक्टोरल बॉन्ड 50% भाजपा को मिला है, तो हमने भाजपा की थोड़ी ज्यादा गहन एनालिसिस करी। अब मैं आपको बता दूं कि 4 तरीके से या 3 तरीके से घूस ली गई इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। पहला, जिसको हम कहते हैं चंदा दो और धंधा लो, यानी कि प्रीपेड। पहले आपने चंदा दिया, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला। दूसरा, ठेका दो, ठेका लो, रिश्वत दो, यानी पहले आपको ठेका मिल गया, उसके तुरंत बाद या उसके जल्दी ही आपने इलेक्टोरल बॉन्ड उस पार्टी को दे दिए जिस पार्टी। चंदा दो, धंधा लो, ठेका दो, रिश्वत दो में 1751 करोड़ के बॉन्ड दिए गए उन कंपनियों को जिनको भाजपा की सरकारों ने ठेके दिए। और ठेके कितने के दिए? 62,000 करोड़ के ठेके दिए गए। अब देखिए, इस पे एक बात समझने की है, चाहे उसमें आपको या भाजपा को जो रिश्वत मिली बाय वे ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, चाहे वो 1751 करोड़ ही रही हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 62,000 करोड़ के दिए गए उन कंपनियों को जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। अब क्यों हम कहते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि भाई ये तो कंपनियों का पैसा है, उन्होंने दे दिया, उससे जनता का क्या लेना देना। ठीक से देखिए तो ये जनता का पैसा है, क्योंकि जनता का पैसा इन कंपनियों को, इन सरकारों ने जनता का पैसा ठेके के तौर पर दिया है और 62,000 करोड़ दिया है। और उसमें कितना अवैध दिया है ये तो कहा नहीं जा सकता कि मतलब अगर इसमें घूस की बात नहीं होती, चंदे की बात नहीं होती, तो ये 62,000 के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है 40,000 के ही होते, यानी हो सकता है 20,000 22,000 करोड़ जनता की जेब में से निकल गया इस 1751 करोड़ के बॉन्ड के नाम पर घूस देने के लिए। उसी तरह से बहुत सारी कंपनियां, 41 कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी, आईटी या सीबीआई ने रेड करे और उन्होंने चंदा दिया। 2,471 करोड़ का चंदा इन 41 ग्रुप्स ने दिया जिनके ऊपर सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स के रेड हुए। और ये चंदा देने के बाद उस रेड का क्या हुआ, कोई फॉलोअप किया गया कि नहीं किया गया? उनको छोड़ दिया गया। और अगर छोड़ दिया गया, जैसे कि नितिन ने बताया, वो जो फ्यूचर गेमिंग जिसने सबसे बड़ा चंदा दिया है, उनके बारे में तो सीएजी ने बता दिया था कि इन्होंने कई राज्यों को लूटा। अब उनके ऊपर ईडी ने 2023 में रेड करी
2021 में 2023 में इनकम टैक्स और ईडी की रेड होती है और उन्होंने भाजपा को तुरंत 60 करोड़ का उस समय चंदा दे दिया। टोटल तो भाजपा को उन्होंने कई 100 करोड़ का चंदा दिया था। और उसके बाद अगर ये आप लोगों के छानबीन का काम है कि उसके बाद अगर ईडी और आईटी का एक्शन रुक गया तो आप समझ लीजिए कि जनता का कितना नुकसान हुआ है। यानी कि हजारों करोड़ वो लूट रहे थे, उन्होंने उसके बाद कुछ 100 करोड़ का चंदा भाजपा को दे दिया और फिर ईडी आईटी का एक्शन सब खत्म हो गया। तो यानी देश को, जनता को, पब्लिक एक्सचेकर को कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ उसके वजह से। मतलब ये वसूली का जो धंधा चल रहा था, इसमें पैसे तो 2500 करोड़ मिले भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, लेकिन इसमें कितने पैसे छोड़े गए जो जनता के पैसे थे, जो जनता के लिए वसूल होने चाहिए थे, उसका 5% 2% लेकर बाकी पैसा छोड़ दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हम लोगों ने शुरू में जब बहस करी थी इस केस में, तो हम लोगों ने 3 ग्राउंड बोले थे। एक तो ये बोला था कि जनता के सूचना के अधिकार का ये हनन है, इस तरह के गुप्त बॉन्ड होना। दूसरा हमने बोला था कि ये करप्शन को, किकबैक्स को प्रमोट करेगा, और यही बात निकली, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोली और अब खुलासा होने के बाद यही बात निकल कर आ रही है कि करीब करीब आधा या उससे ज्यादा, आधे से ज्यादा पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है वो घूस के तौर पर मिला है। घूस आप ले सकते हैं ईडी का डर दिखा के, आईटी सीबीआई का डर दिखा के, या घूस आप ले सकते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट देकर, कोई पॉलिसी बदलकर। जैसे एक कंपनी के बारे में निकला था कि उनके फेवर में पॉलिसी बदल दी गई और उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए गए। तो ये तो देखिए, ये तो एक जांच का विषय है कि इस सब की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये इस आजाद भारत का सबसे बड़ा करप्शन स्कैम उजागर हुआ है और इसमें बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग इन्वॉल्व थे, इसमें कई तरह के ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थे, वो कंपनियां इन्वॉल्व थी जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिए और जिनको ठेके मिले या जिनके ऊपर से ईडी का हाथ खींच लिया गया, ईडी आईटी सीबीआई का। उसमें कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, उसके बाद ईडी आईटी और सीबीआई के लोग, जो लोग इसमें शरीक हो गए इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में, इनका इस्तेमाल करके हफ्ता वसूला जाए, मतलब ये पैसा वसूला जाए, तो वो कौन थे और सरकार और भाजपा के कौन लोग थे जो इस पूरे 3 ये ट्राइपार्टाइट कॉन्स्पिरेसी हुई। और अगर ठेका देने की तो उसमें सरकार के और भाजपा के कौन लोग थे और इन कंपनियों के कौन लोग थे जो उस कॉन्स्पिरेसी में, कि मतलब चंदा दो और ठेका लो वाली कॉन्स्पिरेसी में, जो कि सीधा सीधा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे करप्शन होता है। तो ये चीज बाहर आनी चाहिए, इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। सवाल ये है कि तहकीकात करेगा कौन? जब इन एजेंसियों की ही तहकीकात होनी है तो कौन तहकीकात करेगा? ऑब्वियसली कोई इंडिपेंडेंट एसआईटी का गठन होना पड़ेगा अगर इसकी ईमानदारी से तहकीकात होनी। लेकिन अभी तो आप लोगों को, आपकी सबकी ड्यूटी है कि इसकी पूरी छानबीन करिए कि भाई इन लोगों ने कब पैसा दिया, कब इनके ऊपर ईडी की रेड हुई या आईटी की रेड हुई, कब हाथ खींच लिया गया, उसके बाद कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो हम यही बता सकते हैं कि भाई बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी आईटी का एक्शन हुआ, उन्होंने चंदा दे दिया, उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ ये आप लोग पता लगा सकते हैं। तो लास्ट बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया था 2019 में, और इसीलिए उन्होंने बोला है कि वो जो इंटरिम ऑर्डर की डेट थी 12 अप्रैल 2019, उसके बाद का ही डेटा उन्होंने ऑर्डर किया है देने के लिए। लेकिन
उसके पहले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों इलेक्शन कमीशन को बोला था कि तुम पार्टी से पूछो कि उनको अभी तक जो बॉन्ड मिले हैं वो किसने दिए हैं, वो उनसे पूछो। इलेक्शन कमीशन ने पूछा, और बड़ी अजीब बात है कि छोटी छोटी पार्टियों ने तो बता दिया कि हमको किसने दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, इन लोगों ने नहीं बताया कि किसने दिए हैं। और एक पार्टी ने तो, जेडीयू ने तो ये कह दिया कि हमारे यहाँ कोई दरवाजे के नीचे छोड़ गया था। भाजपा वगैरह ने बोल दिया कि भाई हमको पता नहीं, हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। अरे आप 8,000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा ले लेते हैं और आप कहते हैं हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, हमको नहीं पता कौन दे गया। कमाल की बात है। तो कायदे से इन पार्टियों को भी ये सारा पूरा डेटा कायदे से बाहर आना चाहिए, 2019 के पहले का भी। और जैसे मैंने बोला, ये तो दिखाता ही है कि भाई हमारा जो पूरा लोकतंत्र है उसमें पैसे का कितना खेल हो गया है। कि देखिए, इलेक्शन में हर कैंडिडेट के ऊपर एक लिमिट होती है, 75 लाख कितना आप खर्च कर सकते हैं। यानी अगर भाजपा 500 कैंडिडेट लगाती है, एक कोई पार्टी 500 कैंडिडेट लगाती है लोकसभा में, तो टोटल वो 400 करोड़ से कम खर्च कर सकते हैं। और यहाँ आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ही जरिए सिर्फ 5-6 साल में सिर्फ एक पार्टी को, भाजपा को 8,250 करोड़ सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से मिल जाते हैं। यानी कहाँ 400 करोड़, कहाँ 8,000 करोड़। अगर आपने कोई लिमिट लगाई है कैंडिडेट्स पर और कोई लिमिट नहीं लगाई है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, तो फिर कैंडिडेट्स के ऊपर लिमिट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो पार्टियां उससे 20 गुना 30 गुना ज्यादा खर्च कर सकती हैं। और जो वो कैश की बात कह रहे थे ना कि भाई हम कैश खत्म करना चाहते थे पॉलिटिकल प्रोसेस से, इस वजह से हम इलेक्टोरल बॉन्ड लाए, वो कैश तो पूरी तरह से चल रहा है। अगर कैश खत्म करना था तो उसका बड़ा सिंपल तरीका था। जब आपने डिमोनेटाइजेशन किया तो आपने बोला कि भाई हम कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि लोग सिर्फ बैंक के ट्रांजैक्शन से पैसे का ट्रांजैक्शन लेन देन करें। ऑर्डिनरी लोगों को तो आप नहीं बाध्य कर सकते कि भाई आप सिर्फ बैंक से ही लेन देन करिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को तो कर सकते थे। एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बस अमेंडमेंट लाना था कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स विल ओनली टेक मनी एंड स्पेंड by banking channels and will not be entitled to take cash or spend in cash। अगर आप ये कर देते और अगर आपको पकड़ लिया गया कैश लेते हुए या देते हुए, तो फिर उसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इतना सा अमेंडमेंट लाना था, उससे कैश करीब करीब बंद हो जाता, लेकिन वो लाए नहीं और उल्टा इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है, जिससे जो व्हाइट मनी भी था, जो बैंक के थ्रू भी था, वो भी सारा पैसा अवैध होकर इस तरह से घूस के थ्रू दे दिया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी बात खत्म करते हैं। कपिल सिब्बल जी को आना था, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैसेज भेजा था कि पिछले 3 दिन में वो सिर्फ 5 घंटा सोए हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए। आप लोगों के कोई सवाल हो तो उसके जवाब हम लोग दे सकते हैं, थोड़े से सवाल। नहीं, जांच मैंने ये नहीं बोला जांच होगी, मैंने बोला जांच होनी चाहिए। इसके ये तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट ब्राइबरी किकबैक्स का केस है ना। आधे से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड उन्हीं कंपनियों ने दिए हैं जिनके ऊपर ईडी आईटी वगैरह की रेड हुई और उसके बाद उसके आसपास उन्होंने दे दिए, या जिनको ठेके दिए गए उसके आसपास उन्होंने दे दिए, या जिनके फेवर में पॉलिसी बदली गई उसके आसपास दे दिए। तो ये तो सीधा सीधा करप्शन का मामला है, इसकी तो जांच होनी ही चाहिए। लेकिन सवाल ये है, इसकी जांच सीबीआई भी नहीं कर सकता, इसकी जांच ईडी भी नहीं कर सकता, इसकी जांच तो कोई एसआईटी ही कर सकती है, क्योंकि इसमें इन सब अधिकारियों की भी जांच होनी होगी जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है।
सर मेनस्ट्रीम मीडिया इम्पोर्टेंट मुद्दे देश के नहीं दिखा रहा है आज. The way the whole corporate media is in the hands of the corporates. How do we deal with that? All the important issues of the nation are not reaching the last portion of the country, sir. नहीं, that is very unfortunate. Unfortunately हुआ ही है. जैसे अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, देखिए आज तो प्लेइंग फील्ड बिल्कुल ही लेवल नहीं है. पैसा सब एक पार्टी के पास है, दूसरी पार्टियों का तो पैसा फ्रीज कर दिया है. सरकारी पैसा भी वो पार्टी जो पावर में है इस्तेमाल कर रही है. सारा सरकारी पैसे पर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, सेल्फी पॉइंट वगैरह बनाए गए हैं, विकसित भारत कैंपेन. सरकारी अफसरों को यूज किया जा रहा है, सरकारी हवाई जहाज यूज करे जा रहे हैं प्रधानमंत्री की कैंपेन वगैरह के लिए. और मीडिया जो है ज्यादातर सरकार के कंट्रोल में आ गई है. उन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू या ईडी वगैरह का डर दिखाकर सबको कंट्रोल में ले लिया है. सिर्फ जो ऑल्टरनेट मीडिया है, जो आज मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इक्के दुक्के हो सकते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट मीडिया में लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं. उसके जरिए कम से कम ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए. So sir, is it corporatization of media absolutely against the democratic system principles? देखिए ये सब बात की बात है. दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड. और लोग कुछ पूछना चाहते हैं. एक मिनट लेते हैं. Convicted, he might have turned an approval now and he has donated money to Mr. Reddy's children. Does the BJP have the legal or the moral right now to investigate Arvind Kejriwal and all that, when they themselves have taken money? So in my view, you see, these ED etc. which are investigating Kejriwal or many other people, they have lost the moral right to investigate anything. And I hope that one of the fallouts of this whole electoral bonds expose would also be to look into the whole control of the government over the ED, CBI, IT, etc. and how the government has used these agencies for their own ends in order to stifle the opposition, in order to extract money, etc. I know, you see, now this is now for the people to judge. Our job, your job is only to put these facts before the people. सर एक मिनट. In response to the question about who will investigate, and also in response to the question that the mainstream media does not do what they are supposed to do, I think we all are responsible to make people at large aware. You know, why should corporate media do this? To be a devil's advocate. जनता को समझाने की जिम्मेवारी किसकी है? किसी की भी नहीं है, या जो जिम्मेवारी समझता है उसकी है. तो मेरा जवाब तो आपको ये होगा कि जनता को इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. And my answer to you, sir, is we have to make people aware of what is being done to them. You know, nobody, no agency or organization can you say कि तुमने इसका ठेका लिया और तुम ये करो. भाई हमने ये जो किया है ADR ने और कॉमन कॉज ने, हमें किसी ने कहा था ये करने के लिए? Citizens have to feel their responsibility and they have to stand up and be counted. जब तक हम ये कहते रहेंगे ये कौन करेगा, मेरा जवाब सबको यही है कि आप करिए. अरे कॉर्पोरेट फंडिंग को ब्राजील में तो ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था. जैसे कि ईवीएम्स को जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने बैन कर दिया, और यूरोप में करीब करीब सारी जगह ईवीएम्स खत्म हो गए, लेकिन हिंदुस्तान में
वही पार्टी जो पहले जब पावर में नहीं थी वो कहती थी कि भाई ईवीएम से बड़ी बेईमानी हो रही है, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, वही आज बड़ी हुई है कि भाई हम ईवीएम का कुछ नहीं होने देंगे। अभी जब लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई जो वीवीपैट की स्लिप है लोगों के हाथ में दे दो, अपोजिशन सब डिमांड कर रही है और उसको बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाए और उसकी काउंटिंग हो जाए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन सिर्फ सरकार और इलेक्शन कमीशन ये लोग अड़े हुए हैं कि नहीं नहीं हम ये किसी हालत में नहीं होने देंगे। तो ये तो सब what really happened in this case. All that I know is, in this liquor case, all that I know is that there is no documentary evidence against Kejriwal or probably even against Manish Sisodia in this matter. The only evidence that the ED seems to be relying upon is some oral evidence of the approver. And that approver, as we have seen, is of a company, as Anjali has told you, is an officer of a company who has paid the BJP by way of electoral bonds and thereafter became approver and thereafter gave more electoral bonds, etc. So, I mean, in a case where you have such transparent evidence of the government giving, a government belonging to those very parties giving contracts, letting go of regulatory action through the ED, etc., and then getting electoral bonds and around the same time getting electoral bonds. You are arresting a chief minister. In my view, it's totally wrong. Totally wrong to arrest a chief minister on the eve of elections on the basis of such evidence of an approval. It's totally wrong. जी सर, एक छोटा सवाल है कि जिस तरह से कॉरपोरेट अपना पंजा बढ़ा रहा है, ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले भी कॉरपोरेट इनको बड़ी बड़ी फंडिंग कर रहा था। इससे कोई रुकने का कोई चांस लग रहा है थोड़ा सा भी? वो तो कॉरपोरेट वो बने हुए हैं। वो तो बने हुए हैं, जी, लेकिन इससे बस ये फर्क हुआ, पहले तो आपको फंडिंग जो आप करते थे, या तो आप कैश दीजिए, कैश तो अभी भी देते हैं, बहुत सारे लोग कैश देते हैं जी, या फिर आप बैंक के थ्रू दीजिए, जिसका आपको अपने कंपनी के रिकॉर्ड में बताना होगा कि आपने इतना पैसा इस पॉलिटिकल पार्टी को दिया। लेकिन ये जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से गुप्त बना लिया, इसकी वजह से घूसखोरी खूब चली, क्योंकि जब लोगों को पता नहीं लगेगा कि किसने किसको दिया, तब लोग सोचेंगे कि अच्छा हम घूस दे देते हैं, किसी को पता क्या लगेगा। सर मिला तो सभी को है, कुछ कम कुछ ज्यादा। हाँ हाँ, देखिए 2017 से पहले देश में राजनीतिक चंदे का सिस्टम ठीक नहीं था। हम लोग 25 साल से ये काम कर रहे हैं, 1999 से। अगर सब ठीक होता तो हम 2016 तक कुछ भी न करते। 2017 में एक नई चीज आई थी, अब वो खत्म हो गई है, तो फिर वही काम शुरू होगा जो पहले चल रहा था। जी। कोई नैतिक जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी कोई नहीं, आपको नैतिकता कहाँ है भैया? जी, वही तो कर है नैतिकता। हम तो हैं, तभी तो आपके तो सामने। भैया हम भी नैतिक है, आप भी नैतिक है, और कोई नहीं है तो क्या करे? जी। नैतिकता की बात करना तो यार बिल्कुल टाइम वेस्ट करना भाई उसूल ना जी, आप उसूलों के भैया असूल, हम असूलों को लागू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नैतिकता होती तो हमारी जरूरत क्या थी? नैतिकता नहीं है, नैतिकता नहीं है, नैतिकता तो बनानी पड़ेगी। हाँ, आप भी बनाइए। जी जी। दो वार्निंग दी थी सरकार को, जो सरकार ने अनदेखी कर दी थी। एक कि इस तरीके की स्कीम है जिसमें टोटली कंपनियां पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को डालने का रास्ता मिल जाएगा उनको, और वो डालेंगे। उसका कि वो पैसा सच में किसका होगा, कहाँ से आएगा, इसका हिसाब कोई नहीं रख पाएगा। उस टाइम तो अब देखा कर दिया गया, 5-7 हजार कागज बाहर आए हैं, तो इन सब चीजों की पुष्टि हुई है। उसके मैं कुछ उदाहरण जो हम लोग को दिखे रिपोर्टर्स कलेक्ट्रेट में मेरे को दलियाल तपस्या वगैरह में निकाले हैं कागज, और ये निकलते हैं। एक तो जो एसबीआई ने फाइनली कागज दिए जोड़ने के किसने किसको बॉन्ड दिया, एक तो वो हिस्सा, और दूसरा हिस्सा बनता है कि कंपनियों के कॉर्पोरेट रिकॉर्ड हैं क्या, ये लोग क्या धंधा सच में करती है, कहाँ करती थी, क्यों करती थी और किस लिए करती थी, उसको जोड़ के जो हम लोग को समझ आया। ऐसी कई कंपनियां
माने कि आप अपने लिए कितना कमा रहे हैं और अपना पेट काट के किसी और को पैसा देने चले। तो ये बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो 100 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ बिना एक मुनाफा कमाए या बहुत कम मुनाफा कमाए नुकसान में भी रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिए जा रही थी साल दर साल। ऐसी कम से कम 16 कंपनियां हमने देखी, जिसमें साफ जाहिर होता है कि कंपनियों को अगर पुराने नियम लगे होते तो वो 20 लाख रुपए से ज्यादा कभी पॉलिटिकल पार्टी को एक साल में नहीं दे पाती, जबकि उसने दिए 700 करोड़ से ज्यादा रुपए। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने नियम बदल दिए थे जहां टोटली कंपनियां भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रही। ऐसा भी साफ जाहिर हुआ कि कुछ कंपनियां हैं जिनका धंधा समझ ही नहीं आता, कहने को वो लॉटरी के धंधे में है या होटल का धंधा चला रही है, लेकिन अगर आप सच में उनके कागज में खोलें तो आपको पता नहीं चलेगा वो पैसा आ कहाँ रहा है, किससे रहा था। एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा पैसा दिया और उसके अगेंस्ट सीएजी ने रिकॉर्ड में लिखा है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा डबल कर दिया। 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के पैसे डबल किए, 7 साल किए, उनकी इंक्वायरी चलती रही। वो पैसा उनकी बैलेंस शीट में भी नहीं दिखता था, वो उसमें से कुछ पैसा पॉलिटिकल पार्टी को चला जाता था। वो कंपनी कभी बंद नहीं हुई, उन कंपनी के ऊपर रेड भी हुई और वो कंपनियां आप सोच सकते हैं एक पार्टी को उन्होंने पैसे दिए। कुछ ऐसी कंपनियां जिन्होंने कई पार्टी को पैसे दिए। कुछ ऐसे एविडेंसेस भी सामने आए, अगेन कॉर्पोरेट रिकॉर्ड देखने से ज्यादा साफ जाहिर होता है। कुछ कंपनियां ऐसी थी जो पैसे तब दे रही थी जब उनके यहाँ रेड हो जाती थी। अब एज अ जर्नलिस्ट मैं इसको इत्तेफाक भी मान सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, बट ये अचानक थोड़ा देश होगा ना, इतना सारा इत्तेफाक हो रहा है कि इतनी सारी कंपनी से रेट हो रही है और रेट होने के बाद तो एक ही पार्टी को पैसा देने के लिए थोड़ी विचलित होती है। एक तरीके से थोड़ी आयरनी भी दिखी कि हमें लगता था कि कॉर्पोरेट थोड़ा अलग रहते हैं, बिजनेस से इतना भी नहीं करते, लेकिन इतना प्रेम कुछ कंपनियों में, कुछ पार्टी के लिए देखने को मिला। शायद हम लोगों में आपस में इतना प्रेम नहीं होता है कि पार्टी कुछ नहीं, कंपनी कुछ नहीं कर पाती, लेकिन हजारों करोड़ का निकाल निकाल के पॉलिटिकल पार्टी को चुपचाप चलने में किए जाती है। अगर आप उन लोगों के मालिकों को देखें तो उनकी जिंदगी ठीक है, कंपनियां खूबी हैं, लेकिन पैसा चले जा रहा है। तीसरा जो हमने बहुत अगेन एक पूरा ट्रेंड दिख रहा था कि उस किस्म के धंधे हैं जहां से पैसा बहुत ज्यादा निकाला जा रहा है और वो इस किस्म के धंधे हैं जहां पे सरकार से लाइसेंस लेना बड़ा जरूरी होता है। ये पुराने जमाने में लाइसेंस राज ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, क्रोनी कैपिटलिज्म, उसके एविडेंसेस कि ऐसा अब हो रहा है और अभी भी चले जा रहा है, उतना ही प्रचलित है, वो वक्त सामने आने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स कॉर्पोरेट्स के दिखे हैं। कुछ चीजें जो पहले भी पता थी वो कंफर्म हुई हैं कि सबसे ज्यादा पैसा भाजपा को मिला। शुरू से सब लोग अतिथि जी, चौधरी जी सब बोलते आ रहे थे कि स्कीम बनी ऐसी है कि जो सत्ता में बैठेगा वही सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि जबकि इसको एक सीक्रेट स्कीम बोला जा रहा था। ये कागज के सामने आए, बहुत दिन तक झूठ बोलने की वजह से प्रशांत ने बोला
हमारे पास होती है, साफ हो गया कि जो इंफॉर्मेशन किस तरीके से बैंक के पास रखती थी, वो चाहते तो पहले पिछले कुछ घंटों में ये सारा डेटा बाहर ला सकते थे। वो नहीं लाए। जब कल बाहर आया तो कई जर्नलिस्ट हमने से कोई बैंकर है नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि उससे विद्वान है जिससे बैंक एसबीआई में काम करने वाले, लेकिन एवरेज तौर पे औसत तौर पे किसी को आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगा उनको जोड़ के दिखाने के लिए कि किस कंपनी ने किस पार्टी को पैसा दिया। ये भी सच है कि सिर्फ बीजेपी या भाजपा ने पैसा नहीं कमाया, कई रीजनल पार्टी भी हैं, डीएमसी जैसे जिन्होंने इससे पैसा कमाया है। लेकिन ये बात साफ है, दो चीजें बहुत साफ है, जो बनी थी वो केंद्र में सत्ता में जो होगा उसकी मदद करने के लिए ज्यादा बनी। दूसरा, ये स्कीम में पूरी गुंजाइश थी कि जो सत्ता में किसी में होगा, अगर वो तंत्र को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा कई लोगों से जाने अनजाने अनचाहे पैसे ले सकता है बिना आपको और मेरे को पता चले। अगर ये ना हुआ होता, ये डेटा बाहर ना आया होता तो हम लोग के पास सिर्फ इतना एविडेंस था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन कौन किसको दे रहा है इसके शायद एविडेंस ना मिलते। हमने स्टोरी ऐसी करी है जहाँ एविडेंस है कि करीबन 100 क्लियरेंसेस है इस पार्टी की कंपनी के लिए जिन्होंने चंदा किया। मैं ये नहीं कहा जा सकता कि वो सारे 100 क्लियरेंस के लिए पैसा दिया क्या दिया, लेकिन वही शक उठता है कि अगर इस देश में धंधा करने के लिए आपको पहले पॉलिटिकल पार्टी को पैसा ही देना पड़ेगा, तो कौन सा धंधा साहब है जो अच्छे तरीके से धंधा करना चाहते हैं वो कैसे कर पाएंगे। तो एक तरीके से जो हमारे क्रोनी कैपिटलिज्म में चल रहा था